वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 153 होगा। ठीक है, और क्लास 10th की एनसीईआरटी है। और जो क्वेश्चन को कवर करेंगे हम फिजिक्स के करेंगे, भौतिकी के। ठीक है, और 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों में कवर कर देंगे इसको। देखिए, जो टेंथ क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसी में ही भौतिक रसायन विज्ञान है, उसी में ही जीव विज्ञान है और उसी में ही भौतिकी है, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो इसमें हम फिजिक्स को कवर करेंगे। इस 10th क्लास की एनसीईआरटी का जो पहला अध्याय है वो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है, जो कि रसायन विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, 4-5 अध्याय रसायन विज्ञान के हैं, फिर 4-5 अध्याय जीव विज्ञान के हैं, फिर 4-5 अध्याय जो है फिजिक्स के हैं, यानी भौतिक विज्ञान के हैं। तो इस टेस्ट में इन 50 प्रश्नों में हम कवर कर देंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अध्याय 11 है ये। अध्याय 12 विद्युत और अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत। इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि इस पर एक ऑलरेडी सेपरेट टेस्ट परसों हमने कवर किया है, प्रकाश वाला, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन सब कवर हो गया उसको। तो ये जो 4 बचे हैं इनको कवर कर देंगे हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पीसीएस के लिए भी, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए भी, और लोअर पीसीएस के लिए यूपी वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक हम पहला मान लेते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। पहला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पर बनता है क्या? मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल, कुछ भी लिखा सकता है। डी है इसका आंसर। देखिए, मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है, जो एक प्रकाश संवेदी पर्दा होता है आँख में। ठीक है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक यानी रियल बनेगा, और उल्टा यानी इन्वर्टेड बनेगा, ये भी याद रखना। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है? 25 है, 25 सेंटीमीटर। देखिए, एक सामान्य आँख के लिए वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है 25 सेंटीमीटर होती है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा यानी रेटिना के द्वारा, और पक्षमाभी यानी सिलियरी पेशियों के द्वारा, और परितारिका के द्वारा। सिलियरी पेशियों के द्वारा, सी है इसका आंसर। पक्षमाभी पेशियां जो है अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ बदलती है और हम पास व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। निकट दृष्टि दोष, ये सब पता होना चाहिए आपको साइंस में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, और एक और है प्रेसबायोपिया, और चौथा भी है एक एस्टिग्मेटिज्म। सब कवर कराया मैंने कई बार। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करना है। निकट दृष्टि दोष में है तो ये निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, लेकिन इसमें निकट की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे हम। बी है इसका आंसर। एक और चीज़, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि एक पीडीएफ सीरीज़ है। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। तो अवतल लेंस जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुएं तो या निकट की वस्तुएं तो देख लेता, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। अवतल लेंस प्रकाशिक किरणों को अपसरित करके प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर बना देता है। ठीक है, तो दोष है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर कोई दोष है तो रेटिना के आगे बनेगा या पीछे बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। तो रेटिना पर बनाने के लिए क्या करेंगे? लेंस लगाएंगे। नंबर 5 पर आ जाइए। दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसमें अवतल था, इसमें उत्तल हो जाएगा। बी है इसका आंसर। देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए दूर की वस्तुएं, इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये दूरदृष्टि दोष।
उत्तल लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर केंद्रित करता है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, आगे पीछे बनेगा तो फिर कोई ना कोई दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। एक है प्रेसबायोपिया यानी जरा दूरदृष्टिता। दोष का मुख्य कारण क्या है? इसमें क्या होता है कि पक्षमाभी पेशियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना। ठीक है, बी है इसका आंसर। आयु बढ़ने के साथ पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं और लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे लेंस की समजन क्षमता या समायोजन क्षमता घट जाती है। इसके निवारण के लिए हम द्विफोकस लेंस यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, ये कहलाता है प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, क्योंकि विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल माध्यम में अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विबग्योर अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे अधिक विचलित होता है वॉयलेट यानी बैंगनी कलर, और सबसे कम विचलित होता है लाल कलर। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी, सबसे कम इसकी। देखिए, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, इसलिए कांच में इसकी जो चाल है वो सबसे कम होगी और विचलन सबसे अधिक होगा, फैलाव सबसे अधिक होगा, इसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसके विपरीत लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दूर से ही नजर आता है। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो स्कैटरिंग है, प्रकाश में हम पढ़ चुके हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित महीन कण नीले रंग के प्रकाश को लाल रंग की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से प्रकीर्णित यानी फैलाव करते हैं, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। तारों का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसके कारण होता है? यह अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और ये एक दृष्टि भ्रम है, मतलब इल्यूजन है, ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान लगातार बदलता रहता है, जिससे तारों से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है और उनकी आभासी स्थिति बदलती महसूस होती है। तो ये एक इल्यूजन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ या लाल प्रतीत होना किस कारण होता है? तो ये जो रंगों का जितना भी होता है ना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सब स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। लेकिन यहाँ कारण पूछ रहा है, तो आंतरिक परावर्तन नहीं है, सूर्य की गर्मी के कारण नहीं, कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले प्रकाश का अत्यधिक प्रकीर्णन होने के कारण। ठीक है, जिसका प्रकीर्णन हो गया, जो फैल गया वो तो छिप गया, और जो उभर के आया वही रंग बचा, तो लाल रंग बचा। देखिए, क्षितिज के समीप प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे नीला और कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश रास्ते में ही प्रकीर्णित हो जाता है, और केवल अधिक तरंग दैर्घ्य वाला लाल प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। स्वच्छ आकाश का रंग काला कहाँ से दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष से दिखाई देगा, चंद्रमा की सतह से दिखाई देगा, भी है इसका आंसर। देखिए, अंतरिक्ष या चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता यानी स्कैटरिंग नहीं होती, इसलिए वहाँ से आकाश पूरी तरह से काला दिखाई देता है। 13वां प्रश्न है, खतरे के जो संकेत का प्रकाश है वो लाल रंग का ही क्यों होता है?
क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, जिससे यह दूर से भी साफ दिखता है। देखिए, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ जो है होती है, वो सबसे अधिक होती है, इसलिए कोहरे या धुएं में इसका प्रकीर्ण न्यूनतम होता है और यह बिना फैले लंबी दूरी तय कर सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। सी है इसका आंसर। विद्युत आवेश का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो कूलाम है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापते हैं एमीटर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी है इसका आंसर। देखिए, परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक है वोल्ट। देखिए, प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। कैपिटल वी से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसे मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, जिसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना। ओम का नियम स्कूल में पढ़ा होगा आपने। किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध दर्शाता है? ओम का नियम संबंध दर्शाता है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में। देखिए, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर कैपिटल वी, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, तो V = IR। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किसी चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, पूछ रहा है। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक पर लगाए गए विभवांतर पर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता चालक पर लगाए गए विभवांतर पर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, प्रतिरोध चालक का जो है आंतरिक गुण है, जो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विभवांतर बदलने से नहीं बदलता। ठीक है, तो डी हो गया इसका आंसर। और निर्भर किस पर करेगा? किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी करेगा, इंपॉर्टेंट है ये। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करेगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करेगा। ठीक है, विभवांतर पर नहीं करेगा। 19 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोधकता का सूत्र है ये, ठीक है, जहां पी प्रतिरोधकता और इसका मात्रक ओम पॉइंट एम होता है, और यह केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर कर रही है? पदार्थ की प्रकृति पर और टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। यदि दो समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2R, R2, R/2, R/4। यदि दो समान प्रतिरोधों को समांतर यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा R/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, समांतर क्रम का जो सूत्र है वो ये है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। विद्युत हीटर की कुंडली यानी कॉइल बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, बी है इसका आंसर। नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक बहुत ऊंचे होते हैं, जिससे यह उच्च ताप पर भी बिना पिघले या बिना ऑक्सीकृत हुए अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है यानी फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का क्यों बना होता है? बहुत सस्ता होता है, आसानी से मुड़ जाता है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है,
इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट अत्यधिक उच्च होता है। बी है इसका आंसर। देखिए टंगस्टन का जो गलनांक है लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है ये। उच्च तापमान पर प्रतिदीप्त होने पर भी यह नहीं पिघलता, इसलिए इसका उपयोग बल्ब फिलामेंट में किया जाता है। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक बता दीजिए। वाट है। प्रति सेकंड उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो वाट होता है, कैपिटल डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। वाणिज्यिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड। तो जूल हो गया जूल बराबर हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, इसे आमतौर पर 1 यूनिट बिजली भी कहा जाता है। घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, मिक्स्ड कनेक्शन, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, पैरेलल जोड़े जाते हैं। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए समांतर क्रम में सभी उपकरणों को समान विभवांतर यानी 220 वोल्ट मिलता है। यदि एक उपकरण खराब या बंद हो जाए तो दूसरे उपकरण के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए जो प्रयुक्त फ्यूज वायर है, फ्यूज तार है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए? देखिए गलनांक होना चाहिए उसका उच्च और प्रतिरोध होना चाहिए उसका निम्न। यही है, कुछ और है? फ्यूज वायर का अगर उच्च गलनांक होगा तो वो पिघलेगा ही नहीं। फ्यूज वायर का तो गलनांक निम्न होना चाहिए ना। सॉरी, फ्यूज वायर का जो गलनांक है वो तो उच्च होना चाहिए ना, और निम्न प्रतिरोध होना चाहिए उस पर। नहीं नहीं, फ्यूज वायर पे जो है उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और उसका निम्न गलनांक होना चाहिए। सी है इसका आंसर। ठीक है, अगर उच्च गलनांक होगा तो पिघलेगा ही नहीं वो तो। गलनांक निम्न होना चाहिए, तो आंसर बी है, 80 है। निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक गलत। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए फ्यूज वायर का जो प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए, जबकि इसका जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि परिपथ में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण अत्यधिक धारा बहने पर यह गर्म होकर तुरंत पिघल जाए और परिपथ टूट जाए, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है आपके उस उपकरण के बीच में वो हट जाए, ताकि क्या खराब होने से बच जाएगा आपका फ्रिज, टीवी, एलसीडी, एलईडी, लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। किसी सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही है, बहुत तेज बारिश पड़ी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए किसी सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल है ये। सी है इसका आंसर। मैक्सवेल का नियम है ये, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जाए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं या दर्शाती हैं।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट है। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के संबंध में कौन सा वाला गलत है? ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ये बंद चक्र यानी क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल अधिक प्रबल होता है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, डी भी सही है। ये सी वाला गलत है। एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखिए, दो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो काटन बिंदु पर चुंबकीय सुई दो दिशाएं दिखाएगी, जो कि असंभव है। असंभव, कैरी मिनाटी वाला असंभव। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? इसके भीतर सभी बिंदुओं पर समान होता है क्या? सिरों की ओर जाने पर घटता जाता है, शून्य होता है, सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर या समदूरस्थ होती हैं, जो दर्शाती हैं कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यह है फ्लेमिंग का नियम, ठीक है, फैराडे का नहीं है, ओम का नहीं है। और फ्लेमिंग में भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, यानी बाएं हाथ का नियम है। ये है इसका आंसर। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बायां हाथ के अंगूठे तर्जनी और माध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और माध्यमा धारा की दिशा बताएगी। ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा यानी बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताएगी, और अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाली बल की दिशा को निरूपित करेगा। स्कूल में आपने पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन में लिखा भी होगा। चलिए, 31वां प्रश्न है। विद्युत मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो एक ऐसी युक्ति होती है जो परिवर्तित करेगी क्या? मान लीजिए ये बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ है। अब डब्बे से आपको ये छोटा सा पॉन्ड बना दिया आपने, चलो गमला मान लो इसको, तो इसमें डालना है। ठीक है, तो आप क्या कार्य हो रहा है? यांत्रिक कार्य एक तरह से हो रहा है। लेकिन अगर इसी में आप इलेक्ट्रिसिटी डाल दो एक मोटर में, तो यही जो है पाइप एक इसमें लगा दो, तो यहाँ से लेगी ये इलेक्ट्रिक को, ये जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगी, आपका कार्य कर देगी। तो ये विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। सी है इसका आंसर। विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत धारा को घूर्णन गति यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। और डायनामो क्या करता है? डायनामो इसका उल्टा करता है। डायनामो जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने दर्शाया कि जब किसी कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बी है इसका आंसर। फ्लेमिंग के
दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की दिशा को दर्शाए तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रकट करती है। 34वां प्रश्न, विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जनित्र या डायनामो जो कि यांत्रिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कुंडली को घुमाता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण बिजली बनती है। यानी डायनामो क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है, जैसे ऊपर बताया मैंने। ये विद्युत मोटर के का उल्टा होता है, उल्टा काम करता है। विद्युत मोटर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रही है, और डायनामो क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। भारत में घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है, एसी यानी अल्टरनेट करंट, की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। देखिए, भारत में घरों में मिलने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है यानी एसी का विभवांतर 220 वोल्ट और आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। तो विभवांतर पूछ लेता तो 220 वोल्ट, यानी फ्रीक्वेंसी पूछी है तो 50 उत्तर है, सी उत्तर है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि यह धारा प्रति सेकंड अपनी दिशा 100 बार बदलती है। 36वें नंबर का प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में भूसंपर्क यानी जो अर्थ वायर होते हैं उनका रंग सामान्यतः कैसा होता है? कोई तार आपने काट के देखा होगा तो उसमें, या किसी का जो 3 पिन प्लग हट जाता है, टूट जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा 3 वायर होते हैं। एक ग्रीन वायर, जो ग्रीन वायर है वही अर्थ वायर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरा। ठीक है, जो लाइन वायर है या उसको लाइव वायर भी बोलते हैं, वो ब्राउन कलर का होगा या लाल कलर का होगा। ठीक है, जो न्यूट्रल है ब्लू कलर का मिलेगा या काले कलर का मिलेगा। सुरक्षा नियमों के अनुसार भूसंपर्क अर्थिंग तार का जो आवरण है वो हरा होता है, यानी ग्रीन कलर होता है, और जो जीवित वायर होता है, लाइव वायर या जिसको लाइन वायर बोलते हैं, वो लाल रंग का होता है या ब्राउन कलर का भी हो सकता है, और उदासीन जो न्यूट्रल वायर है वो काले रंग का होगा। ठीक है, या नीले रंग का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। लघुपथन, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ ही जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। देखिए, जब जीवित तार और उदासीन तार यानी लाल रंग और काला रंग बिना किसी अवरोध के सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य के करीब हो जाता है, जिससे धारा का मान अचानक अत्यधिक बढ़ जाता है। 38वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। ठीक है, बी है इसका आंसर। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला, कैपिटल टी से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यूटन प्रति एम्पियर डॉट मीटर भी कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल सोर्स है? तो रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। मतलब परंपरा चली आ रही है, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे ये। सौर ऊर्जा यहाँ नवीकरणीय स्रोत है, सी है इसका आंसर। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा ऐसे स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। प्रकृति में इनका निरंतर पुनर्चक्रण होता रहता है। अन्य सभी जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है, यानी नॉन रिन्यूएबल। 40वें नंबर का प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल के दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण है? फॉसिल फ्यूल को जलाओगे, जीवाश्म ईंधन को जलाओगे तो ऑक्सीजन तो निकलेगी नहीं, ऑक्सीजन तो पेड़ लगाओगे तब निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। बायोगैस या जैव गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। मीथेन है, डी।
बायोगैस में लगभग 75% तक मीथेन यानी CH4 गैस होती है, जिसके कारण यह अति उत्तम और धुआं रहित ईंधन मानी जाती है। पवन चक्की विंड मिल से उपयोगी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। देखिए, पवन चक्की के टरबाइन को निरंतर घुमाने और आवश्यक विद्युत उत्पन्न करने के लिए हवा की जो गति है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। सौर सेल या सोलर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, चांदी का, किसका? सिलिकॉन का किया जाता है। सी है इसका आंसर। देखिए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण सीधे ही विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो प्रकार है वो कौन सा नहीं है? महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है, टाइडल एनर्जी है, तरंग ऊर्जा वेव एनर्जी भी है, महासागरीय तापीय विद्युत ऊर्जा ये भी है, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी नहीं है। तो डी है इसका आंसर। देखिए, भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के भीतर की गहराई में स्थित जो गर्म चट्टानें हैं और मैग्मा हैं उनकी ऊष्मा से प्राप्त होती है। इसका महासागर से कोई सीधा संबंध नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने हेतु किस तत्व का उपयोग विखंडन ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम ही होगा इसका उत्तर। बी है इसका आंसर। देखिए, नाभिकीय विखंडन रिएक्टरों में भारी परमाणु जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बौछार कराकर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त की जाती है। जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? हाइड्रो पावर प्लांट जो है स्थितिज ऊर्जा को यानी पोटेंशियल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है हाइड्रो पावर प्लांट। बांधों में ऊंचाई पर रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जब यह पानी नीचे गिरता है तो यह गतिज ऊर्जा में बदल जाता है और टरबाइन को घुमाएगा। फिर टरबाइन को घुमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सौर कुकर यानी सोलर कुकर के भीतर का तापमान बढ़ाने और ऊष्मा को रोकने के लिए किस कांच की सीट का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, कलफदार पॉलीथीन, रंगीन चश्मा, समतल कांच की सीट, ग्लास शीट। भी है इसका आंसर। देखिए, कांच की सीट यानी ग्लास सीट सौर विकिरणों को भीतर आने देती है लेकिन अंदर की दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली ऊष्मा विकिरणों को बाहर जाने से रोकती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। आप खुद भी देख सकते हैं गर्मी के दिनों में अगर आपके रूम में किसी एक खिड़की पर शीशा लगा है, ठीक है, तो पर्दा उसका हटा देना। ठीक है, जब सनलाइट अंदर आ जाएगी फिर शाम को उसको खोल के देखना, भट्टी बन जाएगा रूम। ठीक है, उसमें अंदर तो आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी। बाहर कैसे जाएगी? जब अपोजिट साइड में कोई एग्जॉस्ट लगा हो, ठीक है, या उसको कूलर चलाकर ठंडा करो या एसी चलाकर ठंडा करो। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। पवनों का देश, कंट्री ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? ये है डेनमार्क। सी है इसका आंसर। देखिए, डेनमार्क अपनी बिजली आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा विंड एनर्जी यानी पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा से प्राप्त करता है, इसलिए इसे पवनों का देश कहते हैं। 49वें नंबर का प्रश्न है, सूर्य के भीतर निरंतर विशाल ऊर्जा की उत्पत्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है? न्यूक्लियर फिशन है या फ्यूजन है? रासायनिक दहन तो है नहीं, विवर्तन परिघटना भी नहीं है। सूर्य के भीतर निरंतर ऊष्मा, ये तो नाभिकीय संलयन है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। FUSION। बी है इसका आंसर।
नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम भी जो है यही है, नाभिकीय संलयन। और नाइट्रोजन वो विखंडन। देखिए, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर हल्के हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर भारी हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। एक अच्छे और आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होनी चाहिए? उसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए, ठीक है। वह जलने पर हानिकारक गैसें और धुआं ना छोड़े। उसका प्रज्वलन ताप सामान्य होना चाहिए। उपयुक्त सभी विशेषताएं होनी चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छे और आदर्श ईंधन की ये सभी विशेषताएं होती हैं। उसका कैलोरी मान जो है वो उच्च होना चाहिए। अगर निम्न होता तो गलत हो जाता पहला, ठीक है। वह जलने पर हानिकारक गैसें और धुआं छोड़े, तब भी गलत हो जाता, नहीं छोड़े। उसका प्रज्वलन मान सामान्य होना चाहिए। प्रज्वलन ताप समान होना चाहिए। सभी विशेषताएं होनी चाहिए, तो डी है इसका आंसर। एक उत्तम ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका परिवहन सुरक्षित हो, जो प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊष्मा यानी उच्च कैलोरी मान दे सके और पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। बहुत ज़रूरी है ये भी। तो ये 10th क्लास की विज्ञान की एनसीईआरटी का जो फिजिक्स यानी भौतिकी वाला है, कवर कर दिया है हमने सारा। इम्पोर्टेंट है ये स्टेट पीसीएस के लिए, प्रैक्टिस इसकी कर लेना। इसी तरह के प्रश्नों की करेगा, इसमें से ही एग्जामिनर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट बना देगा, लेकिन बनाएगा तो इसी से ही। आप याद रखना बस, जो फैक्ट है ना इसको पकड़ के रखना, ठीक है। सब याद रखना वो, ठीक है, कि गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।